हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है उसके एमसीक्यू। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। क्लास 6 की डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, जो भी उससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। हम 6 से लेकर 12th तक डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की। तो अब अच्छे से पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो आपको जो डाउट हो, जो क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका फीडबैक ही इस वीडियो को आगे रखने में मदद करेगा। और फिर हम इसका टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। डेली हम एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लास 6 जिसका नाम है हमारे अतीत 1, ये क्लास 6 की बुक है। चैप्टर नंबर 1 से हम डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाने हैं। तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मनुष्यों के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, तो आपको पता चलेगा कि उसमें बताया गया है कि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा उपजाई गई फसल है वो है गेहूं और जौ। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इन्हें जो उपजाने का क्षेत्र है वो है सिंधु के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर खेती की शुरुआत हुई थी और वहां भी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर इन्हें उगाने की शुरुआत हुई थी। तो इन फसलों के उपजाने का जो क्षेत्र है वो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, ना कि हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां। तो कथन 2 हमारा गलत है और कथन 1 हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ये इसके एक्सप्लेनेशन है। सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, ना कि विंध्य क्षेत्र में। गेहूं और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। तो ध्यान रखिएगा, चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये साक्ष्य मिले हैं हमें 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के। गारो तथा मध्य भारत का जो विंध्य पहाड़ी क्षेत्र है वो कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो आपको सबसे पहले क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, उसके बाद आपको इन एमसीक्यू को लगाना है। तो आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। आपको ये भी पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है और आपको क्या पढ़ना था। तो शुरू कर, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। कथन नंबर 1 है हमारा, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। कथन नंबर 2 है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वो हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ना कि 5000 वर्ष पूर्व। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। जबकि जो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था वो हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। ये भी आप ध्यान रखिएगा।
तो हमारा सही आंसर होगा केवल कथन एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ और इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यताएं पनपी थी वो पहले विकसित हुई थी गंगा नदी के किनारे से, यानी सिंधु सभ्यता हमारी पहली सभ्यता है। सिंधु के किनारे नगरों का विकास पहले हुआ था, जबकि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास बाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन, जो सोन नदी है गंगा नदी के दक्षिण में बहती है। तो गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए अवंती, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी मगध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मगध। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का एक बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है बिंबिसार को, जिसका शासनकाल रहा था 544 से 492 ईसा पूर्व। अब प्लीज़ पहले 6 क्लास का जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी, जो 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा, सिर्फ एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस एमसीक्यू को लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी तरह से एनसीईआरटी अब कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो आपको ऐसे ही करना है और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी लोग थे वो सिंधु नदी को, जो ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, सै की जगह है का यूज़ करते थे, और जो यूनानी लोग थे उन्होंने है की जगह, हिंदू नदी की जगह सीधा इंदू ही यूज़ करने लगे। उन्होंने एच भी गायब कर दिया और सीधा इंदू का यूज़ करने लगे। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और यूनानियों ने हिंदू नदी को भी इंदू नदी कहा, जिससे बना फिर इंडिया। कथन नंबर 2 है हमारा, भरत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है। भरत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था, उस समूह में रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। भरत नाम का उपयोग उस समूह के लिए किया जाता था, वहाँ के राजा थे भरत, और इस समूह का उल्लेख हमें मिलता है कहाँ? संस्कृत भाषा की जो आरंभिक कृति है ऋग्वेद, उसमें हमें इस समूह का वर्णन मिलता है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत देश का नाम कैसे पड़ा था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। और भरत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की जो आरंभिक कृति है ऋग्वेद, उसमें मिलता है। हमारा सही आंसर होगा कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा था, और उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भरत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये भी ध्यान रखना कि ऋग्वेद लगभग कितना पुराना है? ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुराना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि पांडुलिपि के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, अतीत में यानी कि प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अतीत में जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी उन्हें कहा जाता था पांडुलिपि। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए हम जो शब्द उपयोग करते हैं वो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का उपयोग होता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मैनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। तो ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें कहलाती थी पांडुलिपि। ध्यान रखिएगा आप भी, अगर आपसे कोई पूछे कि पांडुलिपि क्या होती है, तो हाथ से लिखी गई जो लिपि होती है, हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें हैं, उन्हें ही कहा जाता है पांडुलिपि। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए शब्द उपयोग होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मैनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। इसके आगे के 2 ऑप्शन नेक्स्ट पार्ट में है। ये इसके नेक्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन सी भी हमारा बिल्कुल सही है। जो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं और केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। 2 बार केवल यूज हुआ है, तो आप इसे गलत कर सकते हैं। यही हमारा गलत ऑप्शन है और हमसे गलत ही पूछा गया था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अलावा अन्य स्थानों से भी मिली हैं और केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई हैं, बल्कि संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई हैं। तो इसलिए हमारा ये गलत ऑप्शन है और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं और साथ ही ये पांडुलिपियां विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत है, प्राकृत है और तमिल भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा किस किस भाषा में हमें पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, संस्कृत में, तमिल में और प्राकृत में, और आम लोग प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ अभिलेखों के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं? कथन नंबर 1 है, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। तो कथन 1 हमारा गलत है, क्योंकि अभिलेख कहते हैं ऐसे लेख जो पत्थरों या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उन्हें कहा जाता था अभिलेख। यानी कि अभिलेख पत्थरों के अलावा धातु पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। अभिलेखों पर क्या लिखा जाता था? अभिलेखों पर शासकों के या फिर अन्य लोगों के, जो कि संपन्न लोग थे, उनके आदेशों को लिखा जाता था। वे अपने आदेशों को लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ऐसे लेख जो कि पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते हैं। यानी अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेखों को कहते हैं अभिलेख। अभिलेखों में राजाओं, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, उनके कार्य विवरण और आदि विषय के बारे में उल्लेख किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ऑप्शन है ए अरामाइक और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी यूनानी और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी और तमिल लिपि और ऑप्शन डी यूनानी और अरामाइक लिपि।
सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है कांधार से, और ये कांधार कहाँ है? ये कांधार है अफगानिस्तान में। ये ऑलरेडी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कांधार कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कांधार है अफगानिस्तान में। यहाँ से अशोक का एक लगभग 2500 साल पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि वो अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया था। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों में वो अशोक का कांधार से अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो अशोक अभिलेख लिखा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि वो यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा गया है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा कांधार अफगानिस्तान में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांधार कहाँ है, तो कांधार अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, हमें कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। ईसा पूर्व के रूप में किसे जाना जाता है? किन तिथियों के साथ हम ईसा पूर्व का यूज करते हैं? तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो तिथियां हैं उनके लिए हम ईसा पूर्व का यूज करते हैं। कारण है क्यों? क्योंकि जो वर्ष की गणना है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो कारण भी हमारा सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर का सही स्पष्टीकरण है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां हैं उनके लिए यूज किया जाता है ईस्वी का। ये भी ध्यान रखिएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा पूर्व की जगह जो हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व, उसकी जगह अंग्रेजी में बीसी का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईसवी का चलन है, यानी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां हैं उनके साथ यूज किया जाता है ईस्वी का, और अंग्रेजी में इसके लिए यूज करते हैं एडी का, यानी कि एनो डोमिनी। इसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। बीसी की जगह हम, जो बीसी है ये, इस बीसी की जगह हम बीसीई का भी यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, बीसी की जगह हम बीसीई का भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और एडी की जगह हम क्या यूज करते हैं? इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सीई की जगह यूज करते हैं कॉमन एरा। एडी की जगह यूज करते हैं सीई, यानी कि कॉमन एरा, और बीपी का प्रयोग भी करते हैं, वर्तमान के लिए बीपी का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा कि किसका क्या मतलब होता है। शॉर्ट फॉर्म को भी आप ध्यान रखिएगा। यह है हमारा हिस्ट्री एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको ये कैसा लगा। फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इसका टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो डाल सकें। आपको जो डाउट हो, जो क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।